In this video we will be doing chapter 5 of class 6 science जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी चीज़ों को कैसे अलग अलग करना है। सेपरेशन मतलब अलग करना और सब्सटेंसेस मतलब जो सामान या चीज़ें होती हैं उनको कैसे अलग अलग करना है। जैसे कि हमें अगर दूध से या दही से मक्खन को अलग करना है, बटर को अलग करना है मिल्क से, वो कैसे करेंगे। या फिर अगर हमें टी को जो चाय होती है, चाय को चाय पत्ती से अलग करना है, जब हम चाय बना लेते हैं तो हम कैसे करते हैं, हमें सबको मालूम है, वी यूज अ सीव, यानी हम एक चाय छन्नी यूज करते हैं जिससे हम जो है चाय को छान के कप में डालते हैं। तो इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे अलग अलग तरह की चीजें हैं इस चैप्टर में। तो आइए हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी instances when we notice a substance being separated from a mixture of material, यानी हम अपनी डेली लाइफ में, रूटीन में बहुत सारी चीज़ों को उनके उनसे अलग अलग मिक्सचर अगर है तो उनसे अलग, उनके अलग अलग सब्सटेंसेस को हम अलग अलग करते हुए देखते हैं या करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्टेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। जब हम चाय तैयार करते हैं, चाय बनाते हैं, उसके बाद हम उसको कप में डालने के लिए चाय छन्नी का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो उसकी चाय की पत्तियां हैं वो चाय के कप में नहीं आए और चाय हमको छनी हुई मिल जाए, लिक्विड, जिसे हम इजीली पी सकें। तो ये तो एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्क्स व्हाइल हार्वेस्टिंग, यानी जो जब हम अनाज, गेहूं या चावल को, राइस या वीट को जब हम हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि जब हम उसको काटते हैं फसल को, उसके बाद हम उसको, उसके जो दाने होते हैं अनाज के, उसको उसकी शाखाओं से अलग करते हैं। तो वो भी अलग करना भी एक एग्जाम्पल है जब हम सेपरेट करते हैं दाने को उसकी शाखाओं से। ऐसे ही मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर, यानी हम दूध को या दही को मंथन करते हैं या मथते हैं उससे बटर या मक्खन निकालने के लिए। तो एज वी लर्न इन चैप्टर 3, वी जिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम फाइबर, यानी हम हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 3 में, कि हम जो रुई होती है, रुई को उसके बीज से अलग करने के लिए उसको जिनिंग करते हैं, यानी उसको जो है कोम, कंघी से या किसी मशीन से बीज को अलग करते हैं रुई से, ताकि हम रुई के फाइबर को उससे धागा बना सकें और बाद में उससे कपड़ा बन सके। तो परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा, इफ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। और ऐसे ही जैसे आप घर में कभी पोहा या दलिया खाते हैं तो मम्मा ने अगर उसमें चिलीज डाली हुई है, मिर्ची डाली हुई है, काट करके हरी मिर्च डाली है, तो आप उसको जो हरी मिर्च अगर नहीं खाना चाहते तो आप उसको, ये जैसे हरी मिर्च है, इसको उठा करके सेपरेट कर देते हो और अलग से रख लेते हो। तो ये भी एक सेपरेशन है ऑफ सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स, मिक्सचर में से सब्सटेंसेस को निकाल दिया। ये एक मिक्सचर है जिसमें कि दलिया या पोहा मिक्सचर है एक, जिसमें जिससे हमने चिलीज को यानी मिर्चों को सेपरेट कर दिया है। Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? अगर आपको बोला जाए कि एक बास्केट में या टोकरी में गुआवास, अमरूद और मैंगोज हैं, यानी आम है, अमरूद और आम एक साथ पड़े हैं, आपको उनको अलग अलग करना है, तो आप क्या करोगे? You pick out one kind of and place them in a separate container. यानी आप जो है उनको एक सेपरेट कंटेनर में या तो मैंगो को अलग कर दोगे या गुआवा को अलग कर दोगे, दूसरे बास्केट में डाल दोगे। तो ये आसान है क्योंकि इसमें बड़े बड़े आइटम्स हैं। अब अगर छोटे आइटम्स हों, जैसे कि seems easy but what if materials want to separate are much smaller than mango and guava. Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it.
ये तो मैंगो और गुआवा तो बड़े बड़े आइटम हैं, इनको हम आसानी से हाथ से उठा करके अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटे आइटम हो, बहुत छोटे, जैसे कि रेत होती है और सॉल्ट होता है यानी नमक, रेत और नमक को अगर हमें इकट्ठा करके दे दिया जाए एक गिलास में, तो उसको कैसे अलग करेंगे? तो उसको वैसे तो अलग करना बहुत मुश्किल है उठा करके, लेकिन उसके लिए दूसरे तरीके होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक्टिविटी 1 में हमको कुछ तरीका दिखाया गया है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1 क्या है। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 are given a few processes of separation. The purpose of separation and the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively. तो ये टेबल 5.1 दिया है। ये टेबल दिया है 5.1। अब इस टेबल में हमें एक ये सेपरेशन के प्रोसेस लिखी है और लिखा है कि क्यों हम उसको अलग करना चाह रहे हैं, ये आइटम्स को, जो ये 3 आइटम दिए 1 2 3 प्रोसेसेस लिखे हैं। और व्हाट डू वी डू विद सेपरेटेड कंपोनेंट्स, तो हम जो अलग कर दिया है कंपोनेंट्स उसका क्या करेंगे। तो यानी जैसे पहला है सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। अगर हम घर में खाना राइस बनाना है, चावल बनाना है, तो अगर उसे जब हम रॉ राइस निकालते हैं बैग में से, तो उसमें स्टोन्स होते हैं थोड़े से, तो स्टोन्स को हमें अलग करना है। तो ये सेपरेशन प्रोसेस है। तो स्टोन्स को हमने अलग करना है। तो अब इससे क्या मैच करेगा इन तीनों में, ये हमें देखना है। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, क्या ये दोनों कंपोनेंट यूजफुल है, स्टोन और राइस? तो ये दोनों कंपोनेंट यूजफुल नहीं है, इसलिए ए वाला तो नहीं होगा। अब बी देखते हैं, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। तो दूसरा वाला नॉन यूजफुल है कंपोनेंट, या टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। यानी ये जो राइस है, वो राइस के अंदर स्टोन क्या है, इम्प्योरिटी है, और हम अगर इसको बनाएंगे स्टोन के साथ में तो ये हार्मफुल है, हम खा जाएंगे तो नुकसान करेगा हमारे को, हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है ना, स्टोन खाने से दांत में दर्द हो सकता है। तो इसलिए इसका जो ये इसका इससे मैचिंग जो ये कॉलम में है वो ये है, फर्स्ट प्रोसेस के साथ मैचिंग, टू रिमूव इम्प्योरिटीज, यानी जो स्टोन है वो इम्प्योरिटी है और हार्मफुल कंपोनेंट है वो, यानी खाने के लिए ठीक नहीं है राइस के साथ। अब हमें ये पता चल गया कि ये प्रोसेस के साथ ये वाला मैच कर रहा है। तो इस कॉलम में जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में इसके साथ क्या मैच करेगा। वी थ्रो अवे सॉलिड कंपोनेंट, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, यानी ये इसके साथ 1 है, यानी जो इम्प्योरिटी है, पत्थर है, उसको हमें फेंक देना चाहिए। सेकंड है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। अभी पहली चीज है मिल्क है, और मिल्क से जब बटर बनेगा तो हमें क्या मिलेगा, एक तो बटर मिलेगा जो यूजफुल है, और जब बटर निकल जाएगा तो उसमें दूसरा चीज जो बचती है वो होती है बटर मिल्क, यानी मट्ठा। मट्ठा भी यूजफुल है। तो ये दोनों चीजें यूजफुल है। तो हमारे लिए ए पार्ट जो है, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, ये सही है, यानी ये सेकंड है, सेकंड के साथ मैच कर रहा है ये। बी पार्ट देखें इसका, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। तो इसमें नॉन यूजफुल कोई है कंपोनेंट नहीं है, इसलिए हमारा टू बिल्कुल सही है, ये वाला पार्ट टू के साथ ये पार्ट मैच करेगा। अब टू के साथ इस कॉलम में क्या मैच करेगा, थर्ड वाले कॉलम में, थर्ड वाले कॉलम में वी यूज बोथ कंपोनेंट्स, यानी ये काम करेगा, ये है टू, ये भी टू के साथ मैच कर रहा है, यानी हम इन दोनों को यूज करेंगे, बटर को भी और बटर मिल्क को भी। अब थर्ड है सेपरेट टी लीव्स, ये जो चाय हमने बनाई है उससे हम टी लीव्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो टी लीव्स जो है वो यूजफुल नहीं है, लेकिन टी लीव्स से कोई हार्म नहीं होगा या इम्प्योरिटी नहीं है, क्योंकि उससे तो हमने चाय बनाई है, तो वो इम्प्योरिटी नहीं है, यानी कोई भी अशुद्धि नहीं है, वो
हार्मफुल नहीं है। तो इसका मतलब है हमारा आंसर होगा टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। तो जब हम चाय छानते हैं तो ऊपर जो चाय की पत्ती रह जाती है छन्नी में, वो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है, तो ये थर्ड का आंसर हो गया। और ऐसे ही वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, तो चाय की पत्ती सॉलिड होती है और लिक्विड जो है वो चाय होती है, वो नीचे बैठ गई, नीचे चली गई कप में। तो जो सॉलिड हमारे को छन्नी में मिला है वो वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, तो ये थर्ड पार्ट हो गया इसका। तो थर्ड का ये है और ये है आंसर। तो इस तरह से हमने मैच कर दिया है ये एक्टिविटी 1 को टेबल 5.1 को, ये कि हमें इसमें ये 3 प्रोसेसेस दिए थे सेपरेशन के अलग अलग तरीके, और इन तरीकों को सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से हमें मैच करना था। तो ये हमारी एक्टिविटी 1 हो गई है। अभी जो हमने टेबल 5.1 में एक्टिविटी किया है, इससे हमने देखा कि जो सेपरेट जो यूजफुल सब्सटेंसेस नहीं है, यानी नॉन यूजफुल सब्सटेंस है, जैसे कि चाय की पत्ती या स्टोन, उसे हमने अलग से अलग कर दिया खाने या पीने से पहले, यूज करने से पहले। We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. तो ये हमने देख लिया कि हमें किसी भी आइटम को यूज करने से पहले उसके अंदर जो हार्मफुल, यानी कि जो खतरनाक आइटम चीजें हैं जो नुकसान कर सकते हैं हमारी बॉडी को, या फिर जो यूजफुल नहीं है, सब्सटेंस यूजफुल नहीं है जैसे कि चाय की पत्ती, तो उनको हम पहले अलग कर देंगे यूज करने से। Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. ये तो हमने देखा कि इसमें हार्मफुल और नॉन यूजफुल आइटम्स को हमने बाहर निकाला है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ एक मिक्सचर में 2 यूजफुल आइटम है, उनको अलग अलग करना होता है ताकि हम उनको अलग अलग बाद में यूज कर सकते हैं। तो ये किस तरह का होता है? द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स, यानी कि जो जो हमारे पास अलग अलग साइजेस के पार्टिकल्स होते हैं या मटेरियल के पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो राइस जब हम अलग करते हैं तो राइस की 2 क्वालिटी बनाते हैं। एक तो राइस जो पूरा राइस होता है, यानी कि चावल का रॉ मटेरियल, रॉ जो चावल होता है, कच्चा चावल, उसमें एक तो पूरा होता है, पूरा सीड होता है, और एक उसमें टुकड़ा होता है। तो जो टुकड़ा वाला होता है उसको, और जो पूरा चावल है उसको हम अलग अलग करके 2 क्वालिटीज में बाजार में अवेलेबल हो जाता है, लेकिन दोनों यूजफुल है। तो ये भी यूजफुल है, वो भी यूजफुल है, लेकिन इस जो पूरा राइस है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और जो टुकड़ा राइस है उसकी कॉस्ट कम होगी, और क्वालिटी भी उनकी सेम है, बस उनका साइज थोड़ा सा फर्क है, जिसलिए हमको अलग कर दिया है। तो अब ऐसे ही हम दिस मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हम किसी भी 3 स्टेट्स जो होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो ये मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, या तो मैटर लिक्विड होता है या सॉलिड होता है या गैस होता है। तो इन तीनों स्टेट्स में से किसी भी स्टेट को हमें सेपरेट करना पड़ सकता है। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज? तो अब अगर सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, लिक्विड्स की अलग होती हैं, गैस की अलग होती हैं, और मटेरियल जो होते हैं उनकी साइज, शेप, कलर सब फर्क होते हैं, तो अब हम इनको अलग अलग कैसे कर सकते हैं? तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स ऑफ सेपरेशन ये है नेक्स्ट टॉपिक इसमें, जो कि ये है 5.1 में, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, यानी चीजों को कैसे अलग करते हैं, उनका मेथड। तो वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। अब हम नीचे पैराग्राफ्स जो हैं, अगले पैराग्राफ्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो सब्सटेंसेस मिक्स हो रखे हैं, आपस में मिले हुए हैं, उनको कैसे अलग करेंगे, वो मेथड डिस्कस करेंगे, यानी तरीका। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज।
आपने इनमें से कुछ मेथड्स को यूज होते देखा होगा घर में या स्कूल में या कहीं पर बाहर में डे टू डे एक्टिविटीज में। तो पहला मेथड जो है वो है हैंड पिकिंग। फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग का मतलब है हाथ से चुग करके एक चीज को अलग कर देना। जैसे कि अगर हम घर में राइस बनाएं या दाल बनाएं तो हम क्या करते हैं, उसको एक ट्रे में लेते हैं, राइस को, कच्चे राइस को या कच्ची दाल को, रॉ दाल को, पल्सेस को, और उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है उनको, चाहे स्टोन है या भूसा है या है या कुछ और है, तो वो इम्प्योरिटीज को हम हाथ से चुप के निकाल देते हैं। तो ये एक, इसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। तो अभी हम इसको और पढ़ लेते हैं। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। आप अगर एक पैकेट खरीद के लाओ अनाज का, यानी गेहूं का या राइस का, नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। और वो जो गेहूं या राइस को खरीदा उसको एक पेपर के ऊपर डाल दें। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर? क्या आपको सिर्फ एक ही तरह के दाने दिखेंगे उसमें, या आर देयर पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन और एंड पार्टिकल ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट? तो जब आप वो उसको खोलोगे और उसको पेपर पे डालोगे तो आप देखोगे कि उसमें सिर्फ चावल ही नहीं है या गेहूं ही नहीं है, उसमें कुछ और भी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, जैसे कि स्टोन हो सकता है या टूटा हुआ दाना हो सकता है, या फिर उसके अंदर कोई और, जैसे अगर चावल खरीद के लाए हैं तो चावल के साथ उसमें राई हो सकती है, या गेहूं के एक दो दाने हो सकते हैं, या अगर हम गेहूं व्हीट खरीद के लाए हैं तो उसमें राइस के एक दो दाने हो सकते हैं। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। तो अब हम उसको, जो भी उसमें अलग चीज है चावल या गेहूं के अलावा, उन सबको हम हाथ से उठा करके अलग कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये मेथड है हैंड पिकिंग। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग slightly larger sized impurities like pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice और pulses। यानी ये जो हैंड पिकिंग का मेथड है इसको हम यूज करते हैं थोड़े से जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि गेहूं का दाना हो गया, राइस हो गया, या दालें हो गई, पल्सेस हो गई, उनमें से इम्प्योरिटीज को, जैसे कि डर्ट, स्टोन, पत्थर जो है, या हस्क, भूसा है, उसमें से निकालने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ये फिगर में, ये जो इंसान है ये अपने हाथ से दालों में से पत्थर को या इम्प्योरिटीज को चुन के नीचे फेंक रहे हैं। तो ये हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन है। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। तो ये जब हम करते हैं तो इसमें, जैसे हम ये ग्रेन खरीद के लाए तो इस ग्रेन्स में इम्प्योरिटी जो है, यानी कि स्टोन या हस्क जो है, या और दूसरा कोई मटेरियल, वो बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको हाथ से कर सकते हैं। In such situations, we find that handpicking is a convenient method of separating substances. तो ये जो हैंड पिकिंग मेथड है ये तब हम यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है जब इम्प्योरिटी कम हो। यानी कि जैसे राइस है तो राइस के अंदर थोड़े बहुत स्टोन्स हैं, या भूसा है, या गेहूं में या दालों में थोड़ा बहुत भूसा है या स्टोन है या कुछ और ऐसा थोड़े बहुत आइटम है, दो चार, तो उसको हम साफ करने के लिए हैंड पिकिंग का यूज करेंगे, जो कि बहुत कन्वीनियंट मेथड है। अब नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब गहाई, यानी कि उसको फटकते हैं। जैसे कि हम थ्रेशिंग को यूज करते हैं जब हम पैडी फील्ड्स में या व्हीट फील्ड्स में, यानी कि गेहूं के खेत में या चावल के खेत में हम चावल को काटते हैं, जब हार्वेस्टिंग करते हैं या गेहूं को काटते हैं तो हम उसको, उसकी जो स्टॉक्स होती हैं, स्टॉक्स के साथ काटते हैं। स्टॉक मतलब जो टहनियाँ हैं उसके साथ कट करते हैं, क्योंकि हम उसको एक एक दाने को उससे नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि दाने बहुत छोटे होते हैं। जैसे अगर बड़े हो, मैंगो हो या एप्पल हो, तो हम उसको पेड़ से डायरेक्ट उन एक पीसेस को तोड़ करके एक साथ रख सकते हैं।
लेकिन जो गेहूं और जो राइस है, व्हीट और राइस जो है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इसको एक एक चीज को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो हम इसलिए क्या करते हैं, हम पहले उनकी टहनियों के समेत उनको तोड़ लेते हैं और फिर बाद में थ्रेशिंग करके, यानी उनको एक पत्थर के ऊपर जोर जोर से मार के उससे दाने जो हैं हम निकाल लेते हैं। तो ये जो तरीका है ये थ्रेशिंग कहलाता है। आइए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में। You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in the field after, यानी आपने ये देखा होगा कि जब हम काटते हैं व्हीट को या राइस को, जो फील्ड से यानी खेतों से जब हम गेहूं को और राइस को काटते हैं, चावल को, तो हम उसको उसकी शाखाओं के साथ काट के उनको एक साथ रख देते हैं। और फिर उसके बाद स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। उसके बाद हम उसको धूप में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, थोड़े दिनों के लिए, ताकि वो जो टहनियाँ हैं, उसकी शाखाएं हैं, वो सूख जाएं और फिर हम उसमें से दानों को अलग कर सकें आसानी से। जो ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट, तो जो हर एक टहनी होती है उसमें बहुत सारे दाने होते हैं जो कि अलग करने होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स। यानी कि जो ये दाने होते हैं, वो दाने पहले तो एक एक शाखा के ऊपर, एक स्टॉक के ऊपर बहुत सारे होते हैं, और ऐसे ही अगर हम पूरे खेत के शाखाएं नीचे से काट करके लाते हैं तो वो शाखाएं भी बहुत सारी होती हैं। तो एक फार्मर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो एक एक करके ग्रेन को निकाले। तो फिर वो क्या करते हैं, वो करते हैं द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग। यानी वो थ्रेशिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो गहाई करते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। यानी जो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि ये इसने बंडल उठाया हुआ है हाथ में और वो इसको जोर से पत्थर पर फेंकता है, इस जो स्टॉक्स हैं यानी जो शाखाएं हैं, ताकि इसमें जो बीज हैं वो सारे के सारे नीचे जमीन पर गिर जाएं और ये शाखा जो है ये खाली हो जाए। तो ये थ्रेशिंग कहलाता है। थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। तो हाथ से भी किया जा सकता है थ्रेशिंग, या थ्रेशिंग हम बुलक्स की मदद से भी कर सकते हैं, यानी बैल की मदद से। या फिर आजकल जो है, जैसे बड़े बड़े खेत वगैरह हैं उनमें मशीन यूज होती हैं जिनको थ्रेशर बोलते हैं। वो थ्रेशर क्या करते हैं, वो थ्रेशर ग्रेन को यानी अनाज को उनके जो भूसा होता है उससे अलग कर देते हैं, जो उनकी शाखाएं होती है उनसे अलग कर देते हैं। तो ये थ्रेशर होता है। अब हमने आपको थोड़ा सा देर पहले मैंगो और गुआवा के बारे में बात की थी, तो एक बार ये पढ़ लेते हैं। वन में प्लक मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्रीज। अगर मैंगोज और गुआवाज पेड़ पे लगे हों तो हम उनके पेड़ों को या उनकी शाखाओं को नहीं काटते, हम सिर्फ मैंगोज और गुआवाज को सीधा प्लक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं ट्रीज से। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज एंड गुआवाज। तो जो ये अनाज के दाने हैं वो बहुत छोटे हैं मैंगो और गुआवा से, सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स विल बी इम्पॉसिबल। तो एक एक करके उनकी शाखाओं से उनको तोड़ना, दानों को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमें इसको, जो दाने हैं अनाज के दाने, उनको निकालने के लिए थ्रेशिंग का सहारा लेना पड़ता है। यानी थ्रेशिंग एक मेथड है जिससे हम सेपरेट करते हैं दानों को उसकी शाखाओं से। तो नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग का मतलब है फटकना। जैसे आप यहाँ इसमें देख सकते हैं कि ये लेडी जो है ये विनोइंग कर रही हैं, फटक रही हैं। इन्होंने एक हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है जिसमें इन्होंने अनाज को रखा है, और फिर वो जो अनाज है, जो व्हीट या राइस है, उन्हें वो झटक रही हैं हाथ से, जिससे कि जो हल्का वाला आइटम है जैसे भूसा है या हे स्टॉक है, वो
इसमें से निकल के दूर चले जाता है, और जो भारी वाला अनाज है, ग्रेन है, वो अनाज के दाने नीचे सीधे नीचे आकर के गिर जाते हैं। तो ये अनाज इकट्ठा यहाँ पर हो जाता है और भूसा दूर जाकर के गिरते रहता है। जैसे ये हम यहाँ देख सकते हैं, ये भूसा गिर रहा है, ग्रेन जो हस्क है वो गिर रहा है। तो ये विनोइंग है। विनोइंग का मतलब होता है झटकना या फटकना, जिससे कि जो हल्का वाला आइटम है, वो जो इम्प्योरिटी है वो दूर जाके गिर जाती है, और जो हमारा अच्छा वाला अनाज है या ग्रेन्स हैं वो नीचे एक जगह पर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये एक्टिविटी हम अब करते हैं विनोइंग की, यानी झटकने की। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सैंड डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। तो आप एक ड्राई सैंड ले लें, यानी रेत ले लें ड्राई, और उसमें बुरादा मिलाएं या फिर जो पत्तियां होती हैं, सूखी पत्तियां, उनका पाउडर मिला दें। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। यानी ये जो मिक्सचर हमने बनाया इसको किसी प्लेट में या न्यूज़पेपर पे रखें। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। इस मिक्सचर को ध्यान से देखें। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली। क्या ये जो दो चीजें हमने मिक्स की हैं, ये पता दिख रही हैं, अलग अलग समझ आ रही है कि ये दो चीजें हैं। आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू कंपोनेंट सिमिलर। तो ये जो दोनों चीजें हमने मिलाई हैं, इनके साइज लगभग सेम है या नहीं है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। तो क्या हम इनको हैंड पिकिंग से यानी चुप करके निकाल सकते हैं? नहीं, हम इसको चुप करके नहीं निकाल सकते। तो हमें इसमें किसी और टेक्निक का सहारा लेना पड़ेगा, जो और कोई मेथड होता है सेपरेशन का। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। ये जो मिक्सचर है इसको लेकर के एक ओपन ग्राउंड में जाएं, खुली जगह पर जाएं, और वहां पर एक ऊंची जगह पे आके जाके खड़े हो जाएं। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। उस मिक्सचर को एक प्लेट या पेपर पर डालकर होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। और उसको अपने शोल्डर की हाइट पर मिक्सचर को पकड़ करके खड़े हो जाएं। टिल्ट इट स्लाइटली, यानी उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। वो मिक्सचर जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। What happens? Do both the components sand and sawdust fall at the same place? जो तो आप ये देखेंगे कि जो ये मिक्सचर है सैंड और जो इसका सॉडस्ट का, यानी बुरादे का और रेत का जो मिक्सचर है, वो जो है वो जब हम इसको ऐसे गिराएंगे जैसे ये गिरा रही है लेडी ऊपर करके, तो ये जो सैंड है वो तो बिल्कुल नीचे गिर जाएगी आकर के, क्योंकि सैंड भारी होती है, रेत भारी होती है। और जो सॉडस्ट है, बुरादा है, वो दूर जाएगा, उड़ करके दूर चला जाएगा एयर की तरफ। तो इस जो ये एक्टिविटी हम करेंगे, इसमें हमको ये होगा कि हम विनोइंग से सैंड और बुरादे में से सैंड को अलग कर सकते हैं। सैंड एक जगह आकर के इकट्ठी हो जाएगी और बुरादा दूर जाकर के गिर जाएगा, यानी कि तो विनोइंग हमने कर दिया। तो ये है एक्टिविटी 3 थी जो हमने की है। This method of separating components of mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. तो ये जो विनोइंग होता है, ये विनोइंग से हम जो हैवी पार्टिकल होता है और लाइट पार्टिकल्स होते हैं, यानी भारी कण और हल्के कणों को अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें सैंड और सॉडस्ट में सैंड भारी है, रेत भारी होती है, और जो सॉडस्ट है, बुरादा, वो बहुत हल्का होता है। तो जब हम इसको ऐसे हिलाते हैं और नीचे गिराते हैं, तो जो रेत है वो तो बिल्कुल सीधी नीचे आ जाती है, वो नहीं उड़ती, लेकिन जो बुरादा है वो दूर जा करके गिर जाता है। तो इस तरह से हमारा रेत और बुरादा दोनों सेपरेट हो जाता है विनोइंग से। तो ये हमने विनोइंग सीख लिया। तो ये जो विनोइंग है, ये ज़्यादातर खेतों में जो किसान होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, वो यूज़ करते हैं इसको, ताकि वो जो अपना जो उन्होंने अनाज उगाया है, अनाज को उनके उसके भूसे से अलग कर सकें।
The husk particles are carried away by the wind. The seed of grain get separated from and form a heap near the platform for winnowing. यानी कि जो जब हम अनाज और भूसे को ऐसे विनोइंग करते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं ऐसे, तो जो अनाज है वो तो सीधा नीचे आके गिर जाता है, लेकिन जो भूसा होता है वो थोड़ा दूर जा करके गिरता है इस तरह से। तो अनाज जो होता है एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज के जो दाने होते हैं, और जो बाकी भूसा है वो दूर जा करके गिर जाता है। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस सच एज फॉडर और फॉर कैटल। तो ये जो भूसा गिरता है, अनाज तो हम लोग ले जाते हैं मंडी में बेच देते हैं और सब लोग खाते हैं, रोटी खाते हैं इससे, लेकिन जो ये हस्क होता है, ये भूसा होता है, ये भी बाद में पशुओं के चारे के रूप में काम आता है या इसी तरह से कुछ और काम में यूज होता है। तो ये हमने सीख लिया विनोइंग। अब हम देखेंगे सीविंग। सीविंग यानी कि छानना, छान के दो सॉलिड मिक्सचर्स को अलग करना। इसको पढ़ते हैं। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर। जब हम आटे का कुछ बनाना चाहते हैं तो वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रान फ्रॉम दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। तो जब हमें आटे का कुछ बनाना होता है फ्लोर का, तो हम उसको सीव करते हैं यानी छन्नी से छानते हैं, ताकि उसमें से जो इम्प्योरिटीज हैं या फिर उसमें जो ब्रान होता है वो निकल जाए। ब्रान बोलते हैं चोकर को। जो ये आटे में चोकर होता है उसको हम छन्नी से यानी सीव करके निकाल लेते हैं। व्हाट डू वी डू? वी यूज अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। यानी हम एक छन्नी लेते हैं और उसमें आटा डाल देते हैं, जिससे कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं और जो चोकर होता है वो निकल जाता है। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। यानी जब हम छन्नी से छानते हैं तो छन्नी जो है, जो आटा होता है महीन वाला बारीक आटा होता है वो तो निकल जाता है, और जो उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है या जो ब्रांड होता है वो उसी में रह जाता है। तो ऐसे हम छन्नी से आटे को उसके ब्रांड से, चोकर से या इम्प्योरिटी से अलग कर सकते हैं। तो ये सीविंग का एक मेथड है और एक एग्जाम्पल है। इन अ फ्लोर मिल, इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। तो जो आटा की मिल होती है, फ्लोर मिल जो होती है, उसमें सबसे पहले जो हमें गेहूं से आटा बनाते हैं, तो उससे पहले, ग्राइंडिंग से पहले, यानी कि आटे को पीसने से पहले, उसमें से जो हस्क होता है यानी कि भूसा होता है या बाकी इम्प्योरिटीज होती हैं, स्टोन्स वगैरह सब निकाल दिए जाते हैं। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव। The sieving removes pieces of stones, stalks, and husks that may still remain with wheat after threshing and winnowing. यानी जनरली हम क्या करते हैं, एक पूरी की पूरी बोरी एक स्लैंटिंग सीव के ऊपर डालते हैं, जो तिरछी ऐसी होती है, तिरछी ऐसी ऐसी छन्नी होती है जिसपे हम डालते हैं, पूरी की पूरी एक बोरी एक साथ डाल देते हैं, और वो छन्नी से उसमें से जो स्टोन्स होते हैं या जो उसकी शाखाएं होती हैं या फिर भूसा होता है, वो सब इम्प्योरिटीज पहले ही निकल जाती हैं। You may also have noticed similar sieves being used at construction sites. तो इसी तरह की जो छन्नी होती है ऐसी तिरछी वाली, ऐसी छन्नी को हम कंस्ट्रक्शन साइट्स में यूज़ करते हैं, यानी कि जहाँ पर मकान या कोई बन रहा होता है, कुछ ऐसा बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है, वहाँ पर हम ऐसी छन्नी को यूज़ करते हैं फॉर सीविंग द सैंड। जो सैंड होती है, रेत होती है, उसको पत्थर से अलग करने के लिए हम इस सीव का यूज़ करते हैं। आप यह देख सकते हैं कि जो सैंड है, ये सैंड 5.7 में पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड बाय सीविंग फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। यानी कि ये जो रेत है, रेत का ये पूरा एक पाइल पड़ा हुआ है, इसको इस पर डालते हैं, छन्नी के ऊपर ये डाल रहा है अपने इसके फावड़े से, और यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं ये
रेत नीचे आ जाती है और पत्थर इस पे इकट्ठे होकर के नीचे आ जाते हैं, यहीं पर गिर जाते हैं। तो पत्थर यहाँ है और रेत ये है पूरी की पूरी। तो इस तरह से हम सीविंग से, सैंड से स्टोन्स को रिमूव कर देते हैं। अभी एक्टिविटी 4 है इसी तरह से। ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। यानी आप एक घर से एक छन्नी जो होती है आटा को छानने वाली वो, और थोड़ा सा आटा अपने घर से लाएं टू द क्लास में लाएं। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। और जो आटे को छन्नी से छान लें ताकि उसकी जो इम्प्योरिटीज हैं, अशुद्धियां हैं, वो सब निकल जाएं। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। और अब जो आटा है उसमें चॉक पीस को जो है पीस करके पाउडर बना करके आटे में मिक्स कर दें। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग। क्या हम सीविंग से चॉक पाउडर और आटे को फ्लोर को सेपरेट कर सकते हैं क्या? सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। हम इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी आटा और जो चॉक पाउडर है वो दोनों सेम साइज का हो गया है। तो जो ये सीविंग यानी कि छन्नी यूज होती है, छन्नी से छानने से हम सिर्फ अलग अलग साइज के कंपोनेंट्स को यानी मिक्सचर में से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आटे में से चोकर का अलग साइज होता है और आटे का अलग साइज होता है। ऐसे ही सैंड और स्टोन्स को अलग कर सकते हैं क्योंकि सैंड का अलग साइज होता है और आटे का स्टोन्स का अलग साइज होता है। तो ये साइज के हिसाब से हम सीव को यूज करते हैं। अगर दोनों चीजें का साइज एक ही है तो हम सीव से नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, तब कोई और मेथड यूज करना पड़ता है फॉर सेपरेशन ऑफ दीज टू सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन जो होता है उसको बोलते हैं हिंदी में अवसादन। या तलछट जामन, जिसमें कि कोई भारी पार्ट नीचे बैठ जाता है जमीन पर। डिकेंटेशन बोलते हैं निस्तारण, और फिल्ट्रेशन होता है छानना लिक्विड्स को। तो अब हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। जो हमने विनोइंग और हैंड पिकिंग सीखा था अभी इससे पहले, जो मेथड्स हैं सेपरेशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम मिक्सचर के, तो वो कई बार विनोइंग और हैंड पिकिंग से कुछ चीज़ें सेपरेट नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses। इसका मतलब है कि हो सकता है कि जब हम घर में कोई दाल या राइस लेकर के आते हैं बाजार से खरीद के, तो उसमें सॉइल पार्टिकल्स, डस्ट हो सकता है, यानी धूल मिट्टी के कण हो सकते हैं। तो इनको कैसे सेपरेट करते हैं बिफोर कुकिंग? बड़े पार्टिकल्स तो हम निकाल देंगे इससे, जो हैंड पिकिंग है, भूसे को हम निकाल देंगे विनोइंग से। लेकिन जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, रेत के कण हैं या धूल है, और उनको कैसे निकालेंगे? तो उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको वॉश करते हैं। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। तो हम उनको धोते हैं, राइस को और दालों को, जिससे कि वो जो व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स, जो हम जब इनको पानी डालते हैं राइस में या पल्सेस में, तो जो इम्प्योरिटीज हैं जैसे डस्ट पार्टिकल हैं, धूल के कण जो हैं, वो ऊपर रह जाते हैं और दाल और चावल जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। So they get separated. These impurities go into water. Now what will sink in the bottom of the vessel? Rice or dust. तो जब हम पानी डालते हैं राइस में, तो राइस का जो राइस होता है,
जो चावल होता है वो तो नीचे बैठ जाता है बॉटम में वेसल के, यानी बर्तन के नीचे बैठ जाता है अंदर, पानी के अंदर। और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर तैरते रहते हैं, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं। तो हम जो भारी है वो राइस है वो नीचे बैठ जाएगा, और जो डस्ट पार्टिकल या और कुछ हल्का है वो ऊपर रह जाएगा। तो we have seen the when you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water, तो जब हम उसको पानी को बर्तन को टेढ़ा करेंगे तो जो पानी है ऊपर ऊपर का पानी, गंदा पानी, वो सब निकल जाएगा, जिसमें धूल और बाकी कण थे, इम्प्योरिटीज थी। तो हमारे को नीचे साफ चावल या राइस मिल जाएंगे। तो when the heavier component or in the mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation। तो ये आपने देखा कि चावल नीचे बैठ गए और ऊपर डस्ट थी वो निकाल दी हमने पानी से। तो जो नीचे बैठ गए हैं चावल, यानी वो हैवी हैं, उनमें भार ज़्यादा था इसलिए वो नीचे बैठ गए हैं। तो जब भी हम किसी मिक्सचर में पानी मिलाते हैं तो जो उसका जो भारी वाला कंपोनेंट होता है, जो हैवीयर कंपोनेंट होते हैं, जैसे इसमें राइस हैं, डस्ट को छोड़ करके डस्ट ऊपर चली गई, डस्ट हल्की थी तो राइस नीचे बैठ गए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं अवसादन या तलछट जामन, यानी कि जब जो बॉटम है, तल है उसका, उस पर जाकर के जो भारी वाले आइटम है जैसे चावल है इसमें नीचे बैठ जाता है, और उसको हम बाद में पानी को ऊपर से बहा देते हैं तो हमको नीचे क्लीन कंपोनेंट मिल जाता है, साफ, जैसे राइस मिल जाएंगे। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation। और जब हम ऊपर पानी को, जो गंदा पानी है उसको निकालते हैं, तो उस पानी के निकालने को बोलते हैं डिकेंटेशन या निस्तारण। यानी उसमें जो गंदा पानी था और जो पार्टिकल्स थे डस्ट के, इम्प्योरिटीज के, वो निकल जाते हैं, उसको बोलते हैं डिकेंटेशन या पानी का निकालना, निस्तारण। Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation। इसी तरह से हम बहुत सारे और मिक्सचर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से निकल जाते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब है जो तलवे, जो बॉटम के नीचे ऊपर जाकर के हैवी आइटम नीचे बैठ जाता है, और डिकेंटेशन मतलब जो ऊपर पानी के साथ इम्प्योरिटीज होती हैं वो निकल जाती है। नेक्स्ट है द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। और यही सेम प्रिंसिपल हम यूज करते हैं दो लिक्विड्स में भी जो कि आपस में नहीं मिलते हैं। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में, कि उसमें ऑयल और पानी को अगर हम एक साथ रखें तो ऑयल जो है वो सेपरेट रहता है ऊपर, और वाटर नीचे रहता है, तो ये मिक्स नहीं होते हैं। तो अब अगर हमें इसको निकालना है ऑयल को, तो हम सिर्फ उस वेसल को टिल्ट करके टेढ़ा कर देंगे तो ऊपर ऊपर से ऑयल पहले निकल जाएगा और नीचे का जो वाटर है वो नीचे रह जाएगा। तो इसको आगे हम पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। यानी ऑयल और जो मिक्सचर है उसको भी हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के प्रोसेस से निकाल सकते हैं। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, अगर दोनों को हम मिक्स कर दें, ऑयल और वाटर को, और उसको थोड़ी देर बैठने दें, तो दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। तो उनकी दो लेयर आ जाती हैं, एक तो नीचे पानी होता है और ऊपर ऑयल रह जाता है। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन बी देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। तो जो ऊपर ऑयल बैठ गया है, ऑयल को हम डिकेंटेशन से यानी निस्तारण से निकाल सकते हैं, उसको टिल्ट करके। जैसे ये है, दो ग्लास हैं, तो इस ग्लास से जब हम टेढ़ा करेंगे तो ऊपर का आइटम इसमें आ जाता है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। मान लिया कि एक मिक्सचर है जिसमें सॉलिड और लिक्विड मिक्स है। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। जब हम चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर जो चाय की पत्ती है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? यूजुअली वी यूज अ स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स। ज़्यादातर हम जो है एक चाय छन्नी यूज करते हैं। स्ट्रेनर मतलब छन्नी, चाय छन्नी यूज करते हैं जो कि चाय की पत्तियों को हटा देती है। लेकिन
क्या हम डिकेंटेशन कर सकते हैं, निस्तारण, कि ऊपर से अगर हम चाय को अलग करना चाहें तो उसको ग्लास को टेढ़ा करें तो चाय ऊपर ऊपर की जो चाय है वो नीचे चली जाएगी दूसरे ग्लास में। तो इससे क्या होगा कि हमको कुछ चाय में जो चाय की लीव्स हैं यानी पत्ती है वो कम हो जाएगी और हमें चाय के अंदर कुछ ही पत्तियां मिलेंगी, क्योंकि पत्तियां भारी होती हैं, ज़्यादातर पत्तियां नीचे बैठी होंगी चाय के ग्लास में। तो जब हम उसको ऐसे टेढ़ा करेंगे जैसे इसमें किया हुआ है, ये यहाँ से चाय अगर हम इस ग्लास में डालेंगे तो ऊपर ऊपर की चाय इसमें आ जाएगी और जो नीचे पत्तियां हैं वो यहाँ पर बैठी रह जाएंगी ज़्यादातर, लेकिन थोड़े से जो चाय पत्ती है उसके इस चाय में भी आ जाएंगे। इसलिए डिकेंटेशन हो सकता है लेकिन पूरी की पूरी चाय एकदम बिना चाय पत्ती के नहीं मिलेगी हमें यहाँ। कुछ चाय में हमें पत्तियां जरूर मिलेंगी यहाँ, लेकिन अगर हम इसको चाय को छान दें चाय पत्ती से छन्नी से तो पूरा का पूरा वो निकल जाता है, चाय की पत्तियां निकल जाती हैं। तो जो है ये छन्नी का प्रोसेस है, जो चाय की पत्ती को हमने छाना है छन्नी से उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। यानी जो टी लीव्स को हमने फिल्टर किया वो स्ट्रेन किया है स्ट्रेनर से उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। विच मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो अभी आप को ये समझ में आ गया है कि दो तरीके हैं चाय को छानने के, एक है डिकेंटेशन और एक है फिल्ट्रेशन। तो आपके हिसाब से कौन सा बढ़िया है? हमारे हिसाब से फिल्ट्रेशन बढ़िया है, यानी कि जब हम छन्नी लगाते हैं तो पूरी की पूरी चाय पत्ती जो है वो चाय से बाहर आ जाती है और हम चाय को पी सकते हैं। लेकिन अगर हम डिकेंटेशन करते हैं या निस्तारण करते हैं और एक ग्लास से दूसरे ग्लास में चाय ऊपर ऊपर की डाल देते हैं तो भी चाय बिल्कुल सेपरेट नहीं होती, उसमें थोड़ी बहुत छोटे चाय पत्ती के कण रह जाते हैं जो कि बाद में मुंह में आते हैं। इसलिए हमारे हिसाब से फिल्ट्रेशन यानी कि चाय को छानना ज़्यादा अच्छा है। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पानी का, क्योंकि हम सबको शायद पानी सेफ नहीं मिलता, बिल्कुल साफ पानी नहीं मिलता पीने के लिए। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मडी। जो हम कई बार जो नलके में पानी आता है, नल में टैप में पानी आता है, वो उसमें मिट्टी हो सकती है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो भी मडी। जो कुछ लोग गांव वगैरह में तालाब या रिवर से पानी लेते हैं उसमें भी मिट्टी हो सकती है। स्पेशली आफ्टर रेन्स, जो बारिशों का सीजन होता है उसमें तो पक्का नदी के पानी में और तालाब के पानी में मिट्टी मिलेगी। Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. तो अब हम ये देखेंगे कि हम कैसे ऐसे पानी से मिट्टी को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये अब हम देखेंगे एक्टिविटी 5 में। तो एक्टिविटी 5 है कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। रिवर से या पॉन्ड से, तालाब से या रिवर से जो गंदा पानी लाना है जिसमें कि मिट्टी है। इफ इट इज नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास। अगर आपके आसपास नदी या पॉन्ड नहीं है तो आप एक पानी का ग्लास लें और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, और उसे एक घंटे आधे घंटे तक ऐसे ही पड़ा रहने दें। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस। यानी कि अब पानी को आधे घंटे के बाद ध्यान से देखें और अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करें कि क्या हो रहा है उसमें। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर? वाई? व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? तो क्या कोई मिट्टी के कण नीचे बैठ जाएंगे पानी के नीचे? अगर बैठ जाएंगे तो क्यों, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो हाँ, ये कण पक्का बैठ जाएंगे नीचे, इसमें मिट्टी के बहुत सारे कण नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि मिट्टी भारी होती है, पानी से भारी कण होंगे तो वो नीचे जाकर बैठ जाएंगे थोड़ी देर में। और दूसरा,
व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस का नाम है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन यानी इस पे मिट्टी नीचे जाके बैठ जाएगी। अब अगर हम नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? अब हमने देखा कि मिट्टी नीचे बैठ गई है और ऊपर का पानी थोड़ा सा साफ है, तो अब हम क्या करेंगे, हम डिकेंटेशन का प्रोसेस करेंगे, यानी कि पानी का निस्तारण करेंगे। जो ऊपर का पानी है उसे हम एक दूसरे ग्लास में निकाल लेंगे। तो अब हम पानी के इस ग्लास को टेढ़ा करेंगे और दूसरे ग्लास में पानी को डाल देंगे जिसमें मिट्टी नहीं है। तो वो मिट्टी एक ग्लास में नीचे बैठ जाएगी और ऊपर का पानी हमको साफ पानी मिल जाएगा। लेकिन फिर भी वो ग्लास में पानी अभी भी या तो ब्राउन होगा या उसमें मिट्टी होगी, क्योंकि मिट्टी के कुछ हल्के कण जो हैं वो पानी में मिक्स हो गए हैं, जो कि डिकेंटेशन से नहीं निकल सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे फिल्टर। जैसे कि हमने चाय को छाना था, ऐसे ही अब हम पानी को भी छानेंगे। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो हम इसको छानेंगे कैसे, इसको हम एक कपड़ा लेंगे और कपड़े से इसको पानी को छानेंगे। तो इसमें जो कपड़े में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उससे पानी जो है नीचे चला जाएगा, और जो बाकी इम्प्योरिटी है पानी की, जो भी धूल के मिट्टी के कण हैं वो ऊपर कपड़े के ऊपर रह जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि अभी भी थोड़ा बहुत उसमें पानी में मिट्टी हो, क्योंकि मिट्टी के कण कुछ उसमें मिक्स हो गए होंगे पानी में। तो इफ द वाटर इज स्टिल मडी, impurities कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज इवन स्मॉलर होल्स। तो अगर कपड़े से पूरा साफ नहीं हुआ तो हम उसको एक फिल्टर ले सकते हैं। फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर से हम पानी को एक बार और साफ करेंगे तो वो और प्योर हो जाए और उसमें मतलब कण, उसके धूल मिट्टी के कण निकल जाएंगे। तो ये फिल्टर करने के लिए हम एक फिल्टर पेपर यूज करते हैं। फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। तो जो फिल्टर पेपर होता है उसमें बहुत ही महीन छेद होते हैं, बहुत बहुत महीन छेद, जिससे जो ज्यादातर मिट्टी के जो कण हैं, वो सॉइल है, वो ऊपर ही रह जाएगी फिल्टर पेपर के ऊपर और पानी नीचे साफ हो जाएगा। अब ये फिगर 5.9 में हम देख सकते हैं कि हम फिल्टर कैसे करते हैं। अब फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज फिक्स्ड इनटू अ टनल। तो ये हमने एक फिल्टर पेपर लिया है। फिल्टर पेपर को हम क्या करेंगे, पहले दो भागों में करेंगे और फिर इसका एक टनल बनाएंगे ऐसे, जैसे वो छन्नी बनती है। उस छन्नी को हम इसके अंदर लगा देंगे, जो ये सीव है। The mixture is then poured in the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain in the filter. तो जब हम यहाँ से पानी को डालते हैं, जैसे हम देख रहे हैं पानी डाल रहे हैं, तो ये पानी यहाँ से जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो ये फिल्टर पेपर लगा हुआ है, इसमें मिट्टी के कण जो है, सॉलिड पार्टिकल इसमें रह जाएंगे और पानी फिर नीचे बीकर में गिर जाएगा। तो इस तरह से हम फिल्टर कर सकते हैं और फिल्टर करने से हमको क्लीन वाटर मिलेगा। अब इसी तरह से फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स टू पल्प। यानी अब हम जो ये हमने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किया है, इसी तरह से हम फ्रूट्स और वेजिटेबल जूस जो होते हैं उनको भी पीने से पहले हम ऐसे ही फिल्टर कर लेते हैं किसी सीव से, किसी भी सीव से, मतलब जो छन्नी होती है, चाय की छन्नी, उससे सीव कर लेते हैं, जिससे जो सीड्स हैं या मोटा गुद्दा है उसका, वो रह जाए ऊपर ही और नीचे जूस मिल जाए हमको। So the method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese. जैसे हम पनीर बनाते हैं, पनीर बनाने में भी हम ऐसे ही फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। अगर आपने पनीर बनाया देखा हो तो
घर में बना हो तो हम सबसे पहले दूध में थोड़ा सा लेमन जूस यानी कि नींबू डालते हैं और उसको बॉईल करते हैं। जब हम लेमन को डालते हैं तो दूध फट जाता है और पनीर बन जाता है। सॉलिड पनीर के आइटम के उसमें चंक्स पार्टिकल्स आ जाते हैं सॉलिड पनीर के, और नीचे लिक्विड होता है। तो जो लिक्विड होता है उसको हमें पनीर पार्टिकल से सेपरेट करना होता है। तो हम द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। तो जब हमें इस पानी को पनीर से अलग करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक छन्नी लेते हैं या एक कपड़ा लेते हैं और उसमें से पूरे मिक्सचर को धीरे धीरे हम स्ट्रेन कर लेते हैं या छान लेते हैं। तो जो नीचे पानी होता है वो तो नीचे चला जाता है और कपड़े के ऊपर या छन्नी के ऊपर हमें पनीर के सॉलिड कण मिल जाते हैं, जिसको हम इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में उसको हम एज पनीर यूज कर सकते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन के हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं। फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं हमने सीख लिया है। अब नेक्स्ट है जो मेथड है ऑफ सेपरेशन, वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, यानी कि पानी को इवेपोरेट करना, यानी पानी से भाप बनना और भाप बन के उड़ जाना पानी का। तो इसमें जो एक्टिविटी 6 है वो हम अब देख लेते हैं। Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well। तो एक कोई बीकर या कोई ग्लास ले लें, उसमें हम 2 स्पून जो है सॉल्ट डाल दें, नमक डाल दें। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर। जब हम उसमें नमक डालें और उसको मिक्स करें तो उसके बाद हम देखेंगे कि पानी में कोई कलर नहीं दिख रहा, पूरा का पूरा जो सॉल्ट है वो उसमें मिक्स हो गया अच्छे से और घुल गया है, यानी डिजॉल्व हो गया है। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टिरिंग। तो अगर क्या हमें कोई सॉल्ट दिख रहा है हिलाने के बाद। ज़्यादातर वो 2 चम्मच डाला है तो हमको सॉल्ट नहीं दिखेगा, पूरा सॉल्ट से डिजॉल्व हो जाएगा। अब हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। और जो बीकर जिसमें ये पानी है उसको गर्म अच्छे से करें। लेट द वाटर बॉयल अवे। और पानी को उबलने दें। और जब पानी उबलते उबलते पानी इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि भाप बन के उड़ जाएगा, तो व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। तो जो बीकर में रह जाएगा, जब पानी पूरा का पूरा उड़ जाएगा और सूख जाएगा पानी, तो हमारे पास नीचे वो सॉल्ट रह जाएगा जो हमने मिक्स किया था। तो हमने इस एक्टिविटी में इवेपोरेशन का यूज किया है टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो हमने पानी और नमक को अलग अलग करने के लिए इस मिक्सचर में को गर्म किया है, इवेपोरेशन किया है, जिससे कि पानी पूरा का पूरा सूख गया, उड़ गया है, इवेपोरेट हो गया और हमें नीचे सॉल्ट मिल गया, यानी नमक मिल गया। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण होता है जब हम पानी से वेपर बनाते हैं, यानी भाप बना देते हैं और पानी उड़ जाता है, तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। The process of evaporation takes place continuously wherever water is present। तो जहां पर भी पानी है, चाहे किसी पॉन्ड में है, चाहे रिवर में है या सी में है या हमारे घर में है या कहीं पर भी है, तो इवेपोरेशन होते रहता है और पानी जो है वेपर बन के उड़ता रहता है, भाप बन के उड़ जाता है और सूख जाता है। और यही प्रोसेस से हमारे को जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड है, यानी क्लाउड्स बनते हैं पानी के, वो इवेपोरेशन के कारण ही बनते हैं। जैसे सी में या समुद्र में इवेपोरेशन होता रहता है, वहां पर इसी तरह से इवेपोरेशन होता है और जो वेपर है वो ऊपर जाती है स्काई में, और वहां पर वाटर वेपर जो है क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं धीरे धीरे। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम। यानी सॉल्ट कहाँ से आता है, क्या आपको मालूम है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्स इन इट। जो सी वाटर होता है यानी समुद्र में जो पानी होता है उसमें बहुत सारा अलग अलग तरह का सॉल्ट होता है, यानी नमक होता है।
वन ऑफ दिस सॉल्ट्स इज द कॉमन सॉल्ट। एक तरह का जो सॉल्ट होता है वो नमक है। तो अब नमक बनता कैसे है? तो नमक बनना हम देख लेते हैं कैसे बनाते हैं सॉल्ट को सी वाटर से। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, यानी जो सी वाटर होता है उसको हम छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उनमें भर देते हैं, और फिर वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन। तो जब हम पानी को गड्ढे में भर देते हैं तो ऊपर से जो सनलाइट पड़ती है उसकी वजह से वहाँ इवेपोरेशन होता है और पानी जो है वो वेपर बन के उड़ता रहता है, और उससे जो पानी है धीरे धीरे सूख जाता है। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कंप्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट्स। तो थोड़े ही दिनों में जो है ये इवेपोरेशन होकर के पानी पूरा का पूरा उड़ जाता है और पीछे सिर्फ जो नीचे रह जाता है वो सॉलिड सॉल्ट्स रह जाते हैं, यानी नमक रह जाते हैं। और फिर जो कॉमन सॉल्ट होता है उन नमक में से, उन ये जो नमक है खूब सारे अलग अलग तरह के, उसमें से जो कॉमन खाने वाला सॉल्ट होता है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। और फिर उसको हम प्योरीफाई करते हैं, जो खूब सारे अलग अलग तरह के सॉल्ट्स का मिक्सचर हमको मिलता है उससे हम कॉमन सॉल्ट निकालते हैं प्योरिफिकेशन के मेथड से। वो मेथड जो है वो बड़ी क्लासेस में आप सीखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है ये ये पिट्स हैं, छोटे गड्ढे हैं, और इन गड्ढों में सी वाटर है, और सी वाटर धीरे धीरे सूख जाता है इसमें इवेपोरेशन से, ड्राई हो जाता है, और फिर यहाँ पर इस सी वाटर का जो सॉल्ट है वो यहाँ रह जाता है। और फिर बाद में ये सॉल्ट को इकट्ठा कर लेते हैं यहाँ पर एक साथ, और फिर इसको प्योरिफिकेशन करके हम कॉमन सॉल्ट यानी कि खाने वाला नमक निकाल लेते हैं। तो ये है ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से सॉल्ट कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने काफ़ी मेथड सीख लिए हैं सेपरेशन के, जिसमें हम एक ही मेथड को अप्लाई करके कोई भी मिक्सचर से अलग अलग मेथड्स को अप्लाई करके हम मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पर यह है यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कई बारी प्रोसेस ऐसा होता है कि हम एक मेथड यूज करके किसी मिक्सचर को के आइटम्स को सेपरेट नहीं कर सकते मटेरियल को। तो हमें एक से ज़्यादा मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं सेपरेशन के, जिससे कि हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि सब्सटेंसेस को मिक्सचर से कैसे अलग कर सकते हैं। Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. तो ज़्यादातर एक जो मेथड है, एक तरीका है, उससे पूरा का पूरा दोनों आइटम सेपरेट नहीं हो सकते मिक्सचर से। तो इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स। तो जब हम एक मेथड से हम मिक्सचर को के सब्सटेंसेस को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो हम एक से ज़्यादा मेथड्स यूज करते हैं ताकि वो मिक्सचर के सब्सटेंसेस, मिक्सचर में जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हो जाएं। अभी इसी से रिलेटेड है हमारी एक्टिविटी 7। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। सैंड और सॉल्ट यानी रेत और नमक का एक मिक्सचर लें। हाउ विल वी सेपरेट दीज? तो हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे, क्योंकि नमक और जो रेत है, सॉल्ट और सैंड जो है, इनको हम हैंड पिकिंग से या विनोइंग से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्ट का भी कुछ वेट होता है और सैंड का भी वेट होता है। तो हैंड पिकिंग से तो क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे कण हैं हम हाथ से नहीं कर सकते, और विनोइंग से भी हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि विनोइंग में एक आइटम अगर थोड़ा हैवी है और दूसरा लाइट है तो वो उनको हम अलग कर सकते हैं हिला करके या फटका दे करके। लेकिन ये दोनों का वेट भी ज़्यादा है और ये दोनों छोटे छोटे कण हैं, तो इसको हम हैंड पिकिंग या विनोइंग से नहीं कर सकते। We already saw that hand picking would not be a practical method for separating these. तो हमने देख लिया कि हैंड पिकिंग से ये दोनों अलग नहीं हो सकते, नमक और सैंड। कीपिंग दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट।
अगर हम इसको पानी को एक बीकर में डाल दें इस मिक्सचर को और फिर उसमें थोड़ा पानी डालें, लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, और बीकर को हम थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें, तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि जो जो पानी में है नमक घुल जाएगा। जो हमने सैंड और सॉल्ट को एक साथ रखा है, सॉल्ट जो है पानी में डिसॉल्व हो जाएगा और सैंड ऐसे पड़ी रह जाएगी। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन ऑन द बॉटम? द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो जो सैंड नीचे बैठ जाएगी पानी में और जो नमक है वो पानी में घुल जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम पानी को ऊपर से अलग कर सकते हैं और नीचे सैंड को रहने देंगे, जो हम डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। डिकेंटेशन जो होता है वो उसमें ऊपर का पानी निकाल देते हैं, और फिल्ट्रेशन में हम एक सीव ले लें, छन्नी ले लें, जिससे कि सैंड ऊपर रह जाएगी और पूरा का पूरा पानी जो है नमक वाला मिक्स वाला वो दूसरे ग्लास में आ जाएगा। अब हम जो दूसरा लिक्विड है जिसमें नमक मिला हुआ है पानी में, अब उसको हम लेकर के दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं। अभी हमने एक फिल्ट्रेशन का मेथड यूज किया जिससे कि हमने रेत को सेपरेट कर दिया नमक वाले पानी से, सैंड को सेपरेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ये सॉल्ट वाला वाटर है उसको हम दूसरे तरीके से करेंगे, यानी इवेपोरेशन का तरीका यूज करेंगे, और जो पानी को गर्म करेंगे इस नमक वाले पानी को, जिससे कि पानी जो है स्टीम बन के उड़ जाएगा और हमको नीचे क्या मिल जाएगा, सॉल्ट। तो इस तरह से हम सैंड और सॉल्ट को दो मेथड्स यूज करके अलग कर सकते हैं। पहला हमने मेथड यूज किया फिल्ट्रेशन या डिकेंटेशन का, और दूसरा किया इवेपोरेशन का। तो ये दो मेथड हमने लगा करके सैंड को इवेपोरेट कर पानी को इवेपोरेट कर दिया और नमक को और सैंड को अलग कर दिया। और अगर अब हम चाहें तो हम पानी को वेस्ट होने से भी बचा सकते हैं। अगर हम उसको जो हमने जो सॉल्ट वाटर था यहाँ पर इस एक्टिविटी में, अगर सॉल्ट वाटर को हम बीकर में गर्म ना करके हम एक केटल में गर्म करें, और जो उसकी ये वेपर निकल रही है, ये ऊपर जो जा रही है, यानी भाप निकल रही है पानी की, इसके ऊपर एक यहाँ पर हम एक ढक्कन लगा लें और उसके ऊपर हम आइस रख दें। तो जब ये भाप यहाँ पर ठंडी सतह पर लगेगी, ये जो जगह है यहाँ पर ठंडक है, तो जब भाप जो स्टीम है, वेपर है, वो यहाँ ठंडी उस पर लगेगी, तो नीचे वो बूंदे बन के नीचे गिरेगी। आपने ये देखा होगा कई बार अपने घर में भी कि कई बार हम जो गर्म वेसल होती है जिसमें कि मिल्क होता है, उसके ढक्कन से पानी नीचे गिरने लगता है जब हम उसको कवर कर देते हैं। तो क्योंकि जब मिल्क जो है मिल्क के अंदर से वेपर बन करके उड़ी, और जो वेपर थी वो उसके वेसल के कवर के ऊपर यानी ढक्कन के ऊपर रह गई, और फिर जब वो ठंडा हुआ तो उसके बाद वो पानी बन करके नीचे गिर गया। तो हम ऐसा करेंगे तो ये वाटर जो है, वाटर वेपर जो है वाटर में वाटर बन के वापस बीकर में गिर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वेपर से ठंडा होकर के पानी नीचे गिर जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी कि जो वाटर वेपर होती है, भाप होती है, भाप को दोबारा पानी बनने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। यानी वाटर वेपर से लिक्विड फॉर्म में आने को कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये हमने सीख लिया कि इवेपोरेशन क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है। तो अभी हमने इसमें पानी को भी अलग कर लिया है सॉल्ट से। ये नहीं कि सिर्फ सॉल्ट को अलग किया है पानी से, लेकिन जब हम कंडेंसेशन का मेथड यूज करते हैं तो हम पानी को भी सेपरेट कर सकते हैं, और पानी जो है वो जो वेपर बन के उड़ना था वो उड़ने की जगह पानी हमारे को सेपरेट मिल गया। तो अभी हमने इसमें क्या कर दिया, कंडेंसेशन का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं,
पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम व्हाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड। पहेली, लेकिन हमने ऊपर से, अभी हमने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्टिविटी किया, इसमें हमने सैंड और सॉल्ट को जो मिक्स किया था, हमने उनको रिकवर कर लिया बाय यूजिंग टू मेथड्स। पहले हमने उनको सॉल्ट में थोड़ा पानी डाला, सैंड और सॉल्ट का जो मिक्सचर है उसमें थोड़ा पानी डाला और उसको हमने हिलाया। उसके बाद हमने डिकेंटेशन करके और फिल्ट्रेशन करके पूरा सैंड को और पानी को अलग कर लिया। अब सैंड अलग हो गया है और नमक वाला पानी, सॉल्ट वाला पानी अलग है, सॉल्ट वाटर। अब जो सॉल्ट वाला वाटर था उसको हमने इवेपोरेशन किया और कंडेंसेशन करा, और जिससे हमारा वाटर और सॉल्ट अलग अलग हो गया। लेकिन पहेली को प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि पहेली ने क्या किया, बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिक्स कर दिया, पूरा पैकेट सॉल्ट का डाल दिया सैंड के साथ। और क्योंकि हमने ज़्यादा सॉल्ट डाल दिया, बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाल दिया था, तो इतना सॉल्ट जो है वो वाटर में मिक्स नहीं हो सकता। तो अब हम आगे देखते हैं कि हम इसको कैसे मदद कर सकते हैं, सो दैट जो ये पूरा का पूरा सॉल्ट एक्सट्रैक्ट हो जाए, अलग हो जाए। तो वील जस्ट सी इन द नेक्स्ट पेज। तो उसने ज़्यादा सॉल्ट डाल दिया सैंड में, पूरा पैकेट सॉल्ट का डाल दिया। देन शी ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7। तो फिर उसने वही किया जो हमने किया था, टू रिकवर द सॉल्ट, से सॉल्ट रिकवर करने के लिए। बट शी फाउंड हाउएवर दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ सॉल्ट दैट शी हैड टेकन। व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, यानी क्योंकि उसने सॉल्ट ज़्यादा डाल दिया तो उतना सॉल्ट वाटर में मिक्स नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसको थोड़ा ही सॉल्ट वापस से रिकवर कर पाई, वो एक्सट्रैक्ट कर पाई। तो क्या गलत हुआ होगा, अब हम आगे इसको समझते हैं। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी जैसे सॉल्ट है, क्या हम पानी में जितना भी सॉल्ट डालते रहे वो मिक्स होता रहेगा, डिजॉल्व होता रहेगा? नहीं। वाटर की एक कैपेसिटी है, यानी लिमिट है, जिस तक उसको वो सॉल्ट को डिजॉल्व कर सकता है। उसके बाद उसमें हम कितना भी सॉल्ट डाल लें, वो सॉल्ट नीचे बैठा रहेगा। जैसे इस क्लास में आप देख सकते हैं, नीचे बैठा हुआ सॉल्ट, और वो डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वाटर का सेचुरेशन हो चुका है, यानी कि वाटर में जितना सॉल्ट मैक्सिमम घुल सकता है, डिजॉल्व हो सकता है, वो हो चुका है। तो वो जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ a substance which can be dissolved in water is the saturation point of that substance. तो in chapter 4 we found that many substances dissolve in water and form a solution. चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि हम काफ़ी सारे सब्सटेंसेस जैसे सॉल्ट है, शुगर है, ये पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि ये सारे सब्सटेंसेस जैसे सॉल्ट और शुगर है, ये सॉल्यूबल इन वाटर है, मतलब पूरे के पानी में घुल जाते हैं। What will happen if we go on adding more and more these substances to a fixed quantity of water? अगर हम एक गिलास पानी में खूब सारा सॉल्ट डालते रहे या शुगर डालते रहें तो क्या होगा? तो ये हम एक्टिविटी में 8 में देखेंगे कि क्या होगा। एक्टिविटी 8 है, यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, अ स्पून सॉल्ट एंड वाटर। यानी हमें एक बीकर चाहिए और कोई छोटा बर्तन चाहिए, पैन, और एक स्पून और एक सॉल्ट और एक वाटर चाहिए, पानी। तो pour half a cup of water in the beaker, बीकर में हाफ कप पानी डालेंगे। Add 1 teaspoon of salt and stir it well until that dissolves completely. तो बीकर में हमने पहले आधा गिलास पानी डाला और फिर उसके ऊपर 1 टीस्पून यानी 1 चम्मच सॉल्ट डाल दिया, और फिर उसको खूब अच्छे से हिलाया जब तक कि वो पूरा डिजॉल्व नहीं हो जाता, पानी में पूरा मिल नहीं जाता, घुल नहीं जाता। अगेन ऐड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर वेल, दोबारा उसमें एक और स्पून डालें सॉल्ट की और फिर उसको अच्छे से हिलाएं, और ऐसे ही हम खूब सारा सॉल्ट उसमें ऐड करते रहें और बार बार 1 टीस्पून डालें, फिर हिलाएं, फिर मिक्स कर दें, फिर एक और टीस्पून डालें, इस तरह करते रहें। After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remains undissolved and settles
एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो जब हम ऐसा खूब बारी कर देते हैं, खूब सारी स्पून हम उसमें डाल देते हैं सॉल्ट की उस पानी में, तो उसके बाद क्या आपको कुछ नीचे मिल रहा है? ये जैसे आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्ट नीचे बैठ गया है। तो इफ यस, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken। यानी अगर नीचे सॉल्ट बैठने लग जाता है, हिलाने के बाद भी अगर वो नहीं मिक्स हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो सकता है, यानी कि इस वाटर में और सॉल्ट घुल नहीं सकता है। तो द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन बना है सॉल्ट और वाटर का, ये सैचुरेटेड है, यानी इसमें और सॉल्ट मिक्स नहीं हो सकता। सैचुरेशन का ये मतलब है कि इसका मैक्सिमम जो भी हम सॉल्ट मिक्स कर सकते थे हमने कर दिया है और इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand। तो अभी इसका मतलब यह है कि जो पहेली ने जब खूब सारा सॉल्ट डाल दिया था सैंड में और उससे सॉल्ट को रिकवर करने की कोशिश की, तो उसको पूरा सॉल्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट है वो पूरा वाटर में डिसॉल्व ही नहीं हुआ, क्योंकि उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया होगा। यानी उससे पहले मतलब जितना मैक्सिमम वाटर में डिसॉल्व हो सकता था वो हुआ होगा, बाकी सैंड के साथ ही रह गया होगा क्योंकि अनडिसॉल्व था। द अनडिसॉल्व सॉल्ट वुड हैव रिमेन्ड मिक्स्ड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड। तो जो पूरा अनडिसॉल्व सॉल्ट था वो मिक्स रहा होगा सॉल्ट के साथ और उसको रिकवर नहीं कर पा रहे होंगे। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। लेकिन अगर वो चाहे तो वो खूब सारा पानी यूज करे। जैसे एक पैन ले लें कोई बड़ा हम, और अगर उसके अंदर हम पतीला या कोई ऐसा बड़ा बर्तन ले लें और उसके अंदर हम ये रेत सॉल्ट और जो ये सैंड मिक्स्ड है इसमें हम खूब सारा पानी डाल दें, एक की जगह 4-5 गिलास डाल दें, तो हो सकता है कि हमें पानी में खूब सारा नमक सॉल्ट मिक्स हो जाएगा, जिसके और अगर हम उसको पानी को जब इवेपोरेट करेंगे तो हमें ज़्यादा सॉल्ट मिल जाएगा। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। अगर उसके पास बहुत सारा पानी नहीं हो डिसॉल्व करने के लिए, मिक्सचर में डिसॉल्व करने के लिए, इज देयर सम वे वाटर कुड बी मेड टू डिसॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट्स सैचुरेटेड। तो कोई और तरीका भी है जिससे हम उसी पानी में ज़्यादा सॉल्ट डाल सकते हैं सैचुरेट करने के लिए? तो हाँ, ये तरीका है कि हम उस वाटर को अगर हीट करें, अगर हम उसको हीट करें तो उस सॉल्यूशन में ज़्यादा वाटर में ज़्यादा सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। हीट करने पर उसकी जो सैचुरेशन पॉइंट है वो बढ़ जाती है, यानी उसमें ज़्यादा नमक डिसॉल्व हो सकेगा। तो अब हम इसी को देख लेते हैं एक्टिविटी 9 में। एक्टिविटी 9 में है टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट until it cannot dissolve any more salt। यानी आप एक वाटर का बीकर ले लें और उसमें पानी डाल लें और उसके अंदर सॉल्ट डालते रहें जब तक कि पूरा सॉल्ट मिक्स नहीं हो जाता। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। यानी जब जब तक सॉल्ट उसमें घुल रहा है तब तक घुलते रहें। इसका मतलब है हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसमें वाटर और सॉल्ट है और सॉल्ट और नहीं घुल सकता, डिसॉल्व नहीं हो सकता। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जो हमें मिला है इसमें थोड़ा और सॉल्ट डालकर इसको गर्म करेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तब क्या होगा? तब क्या ये जो अनडिसॉल्व सॉल्ट है वो बॉटम पर बैठा रहेगा या ये घुल जाएगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा? इफ यस, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिसॉल्व्ड इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। तो यानी कि हम जब ये देखेंगे तो इसमें हमारा सॉल्ट जो नीचे बैठा हुआ है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, जो हमने एक्स्ट्रा डाला था सैचुरेशन के बाद भी, क्योंकि हमने उसको हीट किया है तो उसका सैचुरेशन पॉइंट चेंज हो गया। अब उसमें ज़्यादा सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है क्योंकि वो हीट हो गया है। बट लेकिन जब हम इसको सॉल्यूशन को कूल करेंगे, डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन? क्या ये सॉल्ट दोबारा दिखेगा ये बीकर में आने के लिए दोबारा?
तो ये नहीं दिखेगा, सॉल्ट पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। So this activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. तो ये एक्टिविटी 9 जो है, इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि अगर हमें सेचुरेशन पॉइंट के बाद भी अगर कोई सॉल्ट को हमें वाटर में मिक्स करना है तो हमें उसको हीट करेंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी हम सॉल्ट की वाटर में मिक्स कर सकते हैं। तो ये हमने ये एक्टिविटी 9 में किया है। अभी लास्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 10। Does water dissolve equal amounts of different soluble substances? Let us find out. यानी अगर पानी में क्या अलग अलग सब्सटेंसेस के इक्वल अमाउंट ही डिजोल्व हो सकते हैं या अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग अमाउंट डिजोल्व हो सकते हैं। यानी कि जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट की अगर मान लिया 4 टीस्पून डलती हैं और डिजोल्व होती है मैक्सिमम, तो शुगर की भी क्या 4 टीस्पून होंगी, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 10। तो इस एक्टिविटी में we take 2 glasses and pour half a cup of water in each of them. हम 2 ग्लास लेते हैं और दोनों में आधा आधा कप, हाफ कप पानी दोनों में डाल देते हैं। Add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolves. तो एक जो ग्लास है जिसमें हाफ हमने वाटर डाला हुआ है उसमें हाफ ग्लास, उसके अंदर पहले 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, फिर उसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि डिसॉल्व हो जाए। Go on adding salt 1 टीस्पून एट अ टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट्स। तो तब तक हम सॉल्ट ऐसे एक टीस्पून डालते रहेंगे जब तक कि वो सॉल्यूशन सैचुरेट नहीं हो जाता, यानी उसमें सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, हमको सॉल्ट नीचे दिखेगा उसके बेस में, बॉटम में। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट्स दैट डिसॉल्व इन वाटर इन टेबल 5.2। तो यहाँ पर हम वो लिख देंगे जितनी हमने उसमें सॉल्ट की टेबल स्पून डिसॉल्व की हैं। ऐसे ही हम शुगर वाला करेंगे और शुगर वाला जो एक्टिविटी करेंगे उस पर यहाँ लिख देंगे कि कितनी टेबल स्पून डिसॉल्व हुई है शुगर की उस पानी में, हाफ ग्लास में। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2। तो जब आप ये लिख देंगे, लेट्स से यहाँ पर आया 10 टेबल स्पून और यहाँ पर आया 12 टेबल स्पून, तो हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग सब्सटेंसेस का जो है अलग अलग अमाउंट, इसमें अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग अमाउंट हम वाटर में डिसॉल्व होता है। तो वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन साइंस लैबोरेटरीज। तो हमने अभी इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं कि हम सब्सटेंसेस को अलग अलग कैसे कर सकते हैं, उसके काफ़ी सारे मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं। और कुछ इसमें से सेपरेशन के जो मेथड्स हैं वो हम साइंस की लेबोरेटरी में कर सकते हैं। We also learned a solution in we also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. हमने ये भी देखा है कि कोई सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन तब बनता है जब हम किसी दूसरे सब्सटेंस को लिक्विड में डिसॉल्व कर देते हैं। जैसे पानी में हम सॉल्ट को या शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो ये शुगर का लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है पानी में, या सॉल्ट का। A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. यानी ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन अगर सैचुरेट कर दें हम, मैक्सिमम उसमें जितना भी हम डाल सकते हैं जो सब्सटेंस है दूसरा, जैसे सॉल्ट या शुगर, तो मैक्सिमम जब हम एक बार डाल लेते हैं तो, और जब उससे ज़्यादा नहीं डिसॉल्व हो सकता तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब जैसे हम सॉल्ट अगर एक ग्लास में डालना शुरू करें और हिलाते रहें उसको, जब तक उसमें डिसॉल्व हो सकता है तब तक करते रहें, और जब उसमें हिलाने के बाद भी नीचे ग्लास में सॉल्ट बैठने लग जाए, इसका मतलब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, यानी उससे ज़्यादा सॉल्यूशन सॉल्ट उसमें नहीं डिसॉल्व हो सकता। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कवर हो गया है। अभी नेक्स्ट में हम कीवर्ड्स देख लेते हैं इसके। आइए अब इस लेसन के कुछ कीवर्ड्स जो हैं दिए हुए इसमें वो हम देख लेते हैं। चर्निंग, चर्निंग मतलब होता है मथना। जैसे हम मिल्क या कर्ड को चर्न करते हैं तब हमें बटर मिलता है, यानी हम दूध को या दही को जब हम मथते हैं, घुमाते हैं तो हमें बटर मिलता है, तो उसको चर्निंग बोलते हैं। ऐसे ही कंडेंसेशन, कंडेंसेशन वो होता है कि जब
कभी वाटर वेपर से हम कंडेंस करके पानी बनाते हैं। वाटर वेपर जो है कन्वर्ट हो जाए वाटर में। जैसे हमने एक एक्टिविटी में देखा था कि जब हमने एक केटल में पानी को गर्म किया तो उसकी जो केटल की नॉक है उसमें से पानी वाटर वेपर्स निकली। तो हमने वहाँ पर एक एक बड़ा कोई कवर लगा करके उस पर आइस रख दी। तो जब वाटर वेपर ये आइस के टच में आई तो वो कूल हो गई और वाटर वेपर दोबारा से कंडेंस होके वाटर बन गई। तो ये कंडेंसेशन होता है, वाटर वेपर, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर टू वाटर। ऐसे ही डिकैंटेशन होता है निस्तारण, यानी जब कोई ग्लास है उसके नीचे सेडिमेंट्स बैठ गए हैं, लेट्स से सैंड के सेडिमेंट्स बैठ गए नीचे, तो बाकी जो ऊपर का पानी है हम इसको ग्लास को टेढ़ा करेंगे और दूसरे ग्लास में डाल लेंगे तो हमको ये साफ पानी मिल जाएगा ऊपर का जो है। तो इसको बोलते हैं डिकैंटेशन। इवेपोरेशन होता है वाष्पीकरण, यानी कि कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर टू वाटर वेपर। तो ये होता है वाटर टू वाटर वेपर, वाटर टू वेपर। और ये जो कंडेंसेशन है वो वेपर टू वाटर है, वेपर टू वाटर। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है जब हम किसी चीज को सीव से या फिल्टर से जब हम सेपरेट करते हैं चीज को। जैसे हमने चाय लिया है, चाय है हमने बनाया है एंड टी को हमने स्ट्रेनर से फिल्टर कर दिया है। चाय ऊपर से डालेंगे तो जो जो चाय टी लीव्स हैं, जो चाय की पत्ती है वो इसमें रह जाएगी और बाकी जो है नीचे कप में चाय गिर जाएगी। तो इसको हम फिल्ट्रेशन कह सकते हैं। इसी तरह से हम एक फिल्टर पेपर लगा करके, इसमें हम फिल्टर पेपर लगाएंगे और इसमें से भी बीकर में पानी को गिराएंगे तो जो डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज होंगी वो ऊपर रह जाएंगी यहाँ पर इसमें, और बाकी जो पानी है वो फिल्टर होकर के नीचे आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ऐसे ही हैंड पिकिंग क्या होती है? जैसे हमने पल्सेस लिया है या राइस लिया है और राइस की अंदर से हमने हाथ से जो है स्टोन्स या हे स्टैक या कुछ इस तरह का कुछ हेज या कोई और इम्प्योरिटीज को हम जब निकालते हैं तो उसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि एक सब्सटेंस हमने इतना डाल दिया है कि उसके बाद वो सब्सटेंस उसमें डिसॉल्व नहीं हो सके। जैसे कि एक बीकर में हमने पानी लिया है और पानी में हमने सॉल्ट मिलाया है, सॉल्ट। तो ये सॉल्ट को हम तब तक डालते रहें जब तक कि इसमें डिसॉल्व होता रहे और हम हिलाते रहें इसको एक स्पून से हम इसको हिलाते रहें बार बार। एक एक टीस्पून डालें फिर हिलाएं, एक टीस्पून डालें फिर हिलाएं, ऐसे सॉल्ट डालते रहें बार बार। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब यहाँ पर नीचे सॉल्ट जमना शुरू हो जाएगा और डिसॉल्व नहीं होगा चाहे हम इसको कितना भी स्पून से हिला लें। तो ये पॉइंट जो है जब यहाँ पर सॉल्ट जमना शुरू हो जाए, दैट इज, तो इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी इसमें और सॉल्ट मिक्स नहीं हो सकता। ऐसे ही नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब है कि जब हम एक सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए बीकर में छोड़ देते हैं तो उसमें जो भारी वाला पार्ट होता है, जैसे हमने सैंड अगर डाली है तो सैंड नीचे जा करके बैठ जाएगी इसमें, यहाँ पर तो सैंड इसमें बैठ जाएगी। तो जो नीचे बैठ गया है जो भी सब्सटेंस, इसका मतलब है ये सेडिमेंटेशन है। सीविंग, सीविंग होता है जैसे हमने सैंड में से स्टोन को अलग करना है तो हम ऐसी एक इंक्लाइन सीव लगाते हैं और ये सीव के ऊपर से हम सैंड को यहाँ से फेंकते हैं तो सैंड जो है नीचे चला जाता है और जो स्टोन्स होते हैं वो यहाँ पर आकर के रुक जाते हैं ऊपर ही।
यहाँ ऊपर ही रुक जाएंगे, स्टोन नीचे आ जाते हैं लेकिन यहाँ रुक जाते हैं और नीचे सैंड एक साथ इकट्ठी हो जाती है। तो इसको हम सीविंग बोलते हैं क्योंकि ये हमने सीव लगा रखी है। सीव का मतलब होता है जाली। तो जाली से हम उसको, छन्नी से हम उसको छान रहे हैं। सीव का मतलब होता है, सीविंग का मतलब होता है छानना। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है घोल। यानी कि जब हम दो किसी एक लिक्विड में कोई एक सब्सटेंस मिक्स करते हैं, एक या दो सब्सटेंस मिक्स करते हैं तो उसको उसका सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर। ऐसे ही थ्रेशिंग होता है जब हम फील्ड्स में से, राइस फील्ड या पैडी फील्ड में जो स्टॉक्स होते हैं राइस के या पैडी इसके वीट के, उसको हम थ्रेश करते हैं किसी पत्थर पर या किसी चीज़ पर, जोर जोर से मारने से उसके जो ग्रेन्स हैं वो निकल जाते हैं, स्टॉक से अलग हो जाते हैं, तो उसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। तो ये है थ्रेशिंग का मीनिंग। ऐसे ही विनोइंग, विनोइंग होता है पटकना या झटकना। और विनोइंग से हम ग्रेन्स के साथ में जो इम्प्योरिटीज या स्टोन या कुछ ऐसा होता है वो हम, हस्क वगैरह होता है वो हम अलग कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हम एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे और एक प्लेट में या ट्रे में हम उसको ले लेंगे, जो ये ग्रेन के दाने हैं, ग्रेन को ले लेंगे और ग्रेन्स को धीरे 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 हिला करके नीचे फेंकेंगे। तो उसमें ग्रेन तो नीचे चला जाता है सीधा, और जो हस्क वगैरह है या जो अदर इम्प्योरिटी है जो हल्की हल्की, वो दूर जा करके गिर जाती हैं। यानी भूसा थोड़ा दूर जा करके गिर जाता है हवा से उड़ के, और जो ग्रेन है वो सीधा नीचे चला जाता है क्योंकि ग्रेन हैवी होता है और जो ये भूसा या हस्क होता है ये लाइट होता है। तो इसकी वजह से हम विनोइंग से हम ग्रेन्स को भूसे से अलग कर सकते हैं या हस्क से अलग कर सकते हैं अनाज को। अनाज एक साथ इकट्ठा हो जाएगा और भूसा दूसरी जगह जा करके गिर जाएगा। तो ये हमने सारे कीवर्ड्स कर लिए हैं। हमारा ये लेसन 5 जो है ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ऑल द बेस्ट।